अमन ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन पूरी तरह खोला। उसे उम्मीद थी कि अंदर सोना, चांदी या हीरे होंगे, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। संदूक में रखी थी कुछ पुरानी डायरी, जमीन के कागज, कुछ पुराने नक्शे और एक सीलबंद लिफाफा। अमन हैरानी से बोला, बस इतना ही? बूढ़े सुनार हरिदास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमेशा सोना नहीं होता। कभी कभी ज्ञान और अवसर सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। हरिदास ने उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र के नीचे एक और पन्ना था। उसमें लिखा था, यदि यह संदूक किसी ईमानदार इंसान के हाथों खुले तो उसे मेरी तरफ से यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह मेहनत से अपना जीवन बनाए और कभी किसी गरीब को खाली हाथ न लौटाए। पत्र के नीचे एक और पन्ना था। उसमें लिखा था, नदी के किनारे वाली 5 बीघा बंजर जमीन इस सिक्के के असली मालिक के नाम होगी। अमन चौंक गया। लेकिन मैं तो खेती करना भी नहीं जानता, हरिदास बोले। सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले ही दिन दोनों उस बंजर जमीन पर पहुंचे। चारों ओर पत्थर, कांटे और सूखी मिट्टी। गांव वाले हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, ये खेती करेगा। दूसरा बोला, गरीब की किस्मत कभी नहीं बदलती। अमन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने फावड़ा उठाया और पहली चोट जमीन पर मारी। उसके हाथों में छाले पड़ गए। धूप में पसीना बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। सुबह से शाम तक, हर दिन वह अकेला उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में जुटा रहा। धीरे धीरे कुछ गांव वाले उसकी मेहनत देखकर प्रभावित होने लगे। एक बुजुर्ग किसान उसके पास आया। उसने कहा, अमन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसे पहली बार लगा शायद उसका सपना सच हो सकता है। लेकिन उसी समय दूर खड़ा सेठ धनराज यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन बोला, अगर यह लड़का सफल हो गया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया और धीरे से उनके कान में कुछ कहा। दोनों मुस्कुराए और रात होने का इंतजार करने लगे। दिन बीतते गए। अमन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। वह मिट्टी को जोतता, पत्थर हटाता, पानी लाता और पूरे मन से मेहनत करता। बुजुर्ग किसान उसे खेती के नए नए तरीके सिखाते। कुछ ही हफ्तों में जो जमीन कभी बंजर थी, वहां छोटी छोटी हरी पौधियां उगने लगी। गांव वाले हैरान थे। लोग कहने लगे, लगता है अमन सच में अपनी किस्मत बदल देगा। लेकिन सेठ धनराज के सीने में जलन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोनों आदमियों को बुलाकर कहा, आज रात इसका सब कुछ खत्म कर दो। सुबह तक खेत में एक भी पौधा बचना नहीं चाहिए। दोनों आदमी अंधेरे का इंतजार करने लगे। आधी रात हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों चुपके से अमन के खेत में पहुंचे। उन्होंने पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया। तभी पास में बैठा एक छोटा सा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर अमन की नींद खुल गई। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा 2 आदमी उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहे थे। अमन चिल्लाया। रुको! दोनों आदमी घबरा गए। वे भागने लगे। अमन उनके पीछे दौड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे जंगल की तरफ भाग निकले। जब अमन वापस लौटा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कई पौधे टूट चुके, कई उखाड़ दिए गए थे। महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो गई थी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने मिट्टी को हाथ में उठाया और बोला, हे मेरे मालिक, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हे मेरे मालिक, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसी समय वही बुजुर्ग किसान उसके पास आए। उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हार वही मानता है जो मंजिल से पहले रुक जाता है। पौधे टूटे हैं, तेरी हिम्मत नहीं। अमन ने अपने आंसू पोंछे। वह खड़ा हुआ और बोला, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। अगली सुबह
पूरा गांव एक अनोखा दृश्य देख रहा था। जिन लोगों ने कभी अमन का मजाक उड़ाया था, वे आज उसके खेत में उसके साथ काम कर रहे थे। कोई पत्थर हटा रहा था, कोई पौधे लगा रहा था, कोई पानी ला रहा था। अमन समझ गया, अच्छाई कभी अकेली नहीं रहती। लेकिन दूर खड़ा सेठ धनराज गुस्से से सब देख रहा था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अब मैं ऐसा वार करूंगा कि अमन जिंदगी भर संभल नहीं पाएगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक योजना चमक रही थी। और इस बार निशाना सिर्फ अमन का खेत नहीं, उसकी पूरी जिंदगी थी। अमन और गांव वालों की मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरा भरा हो गया। अब लोग अमन की तारीफ करने लगे। लेकिन सेठ धनराज यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा, अगर इसे मेहनत से नहीं रोक सकता तो बदनाम करके रोकूंगा। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सेठ धनराज जोर जोर से चिल्ला रहा था, चोर, चोर, मेरे घर से सोने के गहने और पैसे चोरी हो गए। कुछ ही देर में पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया। सेठ ने गुस्से से कहा, मुझे पूरा यकीन है यह चोरी अमन ने की है। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। एक आदमी बोला, लेकिन अमन तो ऐसा नहीं कर सकता। सेठ चिल्लाया, अगर भरोसा नहीं है तो उसके घर की तलाशी ले लो। गांव के कुछ लोग अमन की झोपड़ी पहुंचे। अमन ने बिना डर के कहा, तलाशी ले लीजिए, मैंने कुछ नहीं छिपाया। तलाशी शुरू हुई। पुराना बक्सा खोला गया, बर्तन देखे गए, फटे कपड़े भी बाहर निकाल दिए गए। तभी एक आदमी चिल्लाया, रुको, ये क्या है? उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। जब पोटली खोली गई तो उसके अंदर सोने जैसे चमकते गहने और पैसों की गड्डियां हो थी। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, क्या सच में अमन चोर है? अमन की आंखें फटी रह गईं। वह जोर से बोला, नहीं, ये सब मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सेठ धनराज मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, गरीबों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गांव के मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक सच सामने नहीं आता, अमन को गांव की पंचायत में चलना होगा। अमन अपनी बीमार माँ और रोती हुई बहन की ओर देखने लगा। माँ की आंखों में आंसू, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर तू सच्चा है तो सच जरूर जीतेगा। पंचायत शुरू होने ही वाली थी। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई। सबकी नजर उस ओर मुड़ी। वहां गांव का लगभग 10 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना गुलेल था और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, जिस रात चोरी हुई, मैंने असली चोर को अमन के घर के पास देखा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उस छोटे लड़के की तरफ देखने लगा। पंचायत में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने प्यार से पूछा, बेटी डरो मत, जो देखा है सच सच बता दो। लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, उस रात मैं अपने आम के पेड़ पर बैठी थी। तभी मैंने सेठ धनराज के 2 नौकरों को अमन की झोपड़ी की तरफ जाते देखा। उनके हाथ में एक पोटली थी। थोड़ी देर बाद वे जल्दी जल्दी वापस भाग गए। ये सुनते ही गांव में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सेठ धनराज का चेहरा उतर गया। वह गुस्से से चिल्लाया, झूठ, यह बच्ची झूठ बोल रही है। लेकिन लड़का बोला, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने डर के मारे किसी को नहीं बताई थी। लेकिन जब सब अमन भैया को चोर कहने लगे, तब मुझसे रहा नहीं गया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग किसान आगे आए। उन्होंने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा निकाला। कल रात मुझे अमन के घर के बाहर यह कपड़ा मिला था। ये उसी वर्दी का हिस्सा है जो सेठ के नौकर पहनते हैं। अब सबकी नजर सेठ के नौकरों पर गई। दोनों के चेहरों पर पसीना था। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, वरना सजा और बढ़ जाएगी। एक नौकर रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। सेठ जी ने ही हमें गहनों की पोटली अमन की झोपड़ी में छिपाने का आदेश दिया था।
पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी नजर सेठ धनराज पर टिक गई। मुखिया गुस्से से बोले, सेठ। क्या ये सच है? कुछ नहीं बोला, उसका सिर झुक चुका था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लोग कल तक अमन को चोर कह रहे थे, आज वही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। एक आदमी बोला, अमन बेटा, हमें माफ कर दो, हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी मान लिया। अमन ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में किसी के लिए कोई नाराजगी नहीं है। पूरा गांव अमन की तारीफ करने लगा, लेकिन उसी समय सेठ धनराज चुपचाप वहां से निकल गया। उसकी आंखों में हार नहीं, बदले की आग जल रही थी। वह मन ही मन बोला, आज मैं हार गया हूं, लेकिन आखिरी चाल अभी बाकी है। इस बार मैं अमन से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। उसे नहीं पता था कि उसकी यह आखिरी चाल ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सेठ धनराज की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर अमन की फसल तैयार हो गई तो पूरा गांव उसे ही अपना आदर्श मानने लगेगा। गुस्से में उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बुलाया। धीरे से बोला, आज रात उसके खेत में आग लगा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नौकर डर गया। वह बोला, सेठ जी, अगर किसी ने देख लिया तो? धनराज गरजा, जो मैं कह रहा हूं वही करो। आधी रात नौकर चुपके से अमन के खेत में पहुंचा। उसने सूखी घास पर मिट्टी का तेल डाला और माचिस जला दी। कुछ ही सेकंड में आग तेजी से फैलने लगी। लपटें आसमान छूने लगी। पास के घरों तक धुआं पहुंच गया। गांव वाले घबराकर बाहर निकल आए। अमन ने जैसे ही आग देखी, वह बिना अपनी जान की परवाह किए खेत की ओर दौड़ पड़ा। वह बाल्टियों से पानी डालने लगा। गांव वाले भी उसके साथ जुट गए। कोई कुएं से पानी ला रहा था, कोई मिट्टी डाल रहा था, कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। सबने देखा, आग के बीचों बीच एक आदमी फंसा हुआ था। वह कोई और नहीं, सेठ धनराज का वही नौकर था। आग लगाते समय उसका पैर सूखी लकड़ियों में फंस गया था। लपटें उसे चारों ओर से घेर चुकी थी। गांव वाले डर गए। कोई भी आग के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अमन बिना एक पल सोचे आग के बीच दौड़ पड़ा। सब चिल्लाने लगे, अमन मत जा, तेरी जान चली जाएगी। लेकिन अमन नहीं रुका। उसने अपनी गीली चादर नौकर पर डाली, लकड़ियां हटाई और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींच लाया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। नौकर रोने लगा। उसने अमन के पैर पकड़ ली। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी, सेठ धनराज के कहने पर, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचा ली। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सेठ धनराज का चेहरा सफेद पड़ गया। मुखिया ने गुस्से से कहा, धनराज, अभी कुछ कहना है? धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। लेकिन उसी समय गांव के बाहर से पुलिस की जीप की आवाजें सुनाई दी। सायरन गूंज उठा। 2 पुलिसकर्मी और एक अधिकारी गांव में दाखिल हुए। अधिकारी ने जोर से कहा, सेठ धनराज, आपके खिलाफ आगजनी, झूठा आरोप और कई पुराने मामलों की शिकायतें मिली हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आखिरी बार अमन की ओर देखा और समझ गया, जिस गरीब लड़के को वह हमेशा कमजोर समझता था, उसी की ईमानदारी ने आज उसे हरा दिया।